हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से सभी का लखनऊ नमा अकेडमी पर स्वागत है। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। पेपर है दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल एस्पेक्ट 1206 टू 1526। तो आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, अर्ली टर्किश इन्वेजन, यानी कि तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, किस तरीके से तुर्क भारत में आए, तुर्क कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या थे, या तुर्की आक्रमण क्या था। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं मोना परमार MAMIH, मेरे बारे में बाकी सर बता ही चुके हैं, तो उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे अपने क्लास की बात करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी रजिस्ट्रेशन जो भी आप यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें और वहाँ से PDF फॉर्म में आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास को जब हम आगे देख रहे हैं, तो आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली टर्किश इन्वेजन, यानी कि तुर्की आक्रमण, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक तुर्की आक्रमण। तो प्रारंभिक तुर्की आक्रमण जो हेडिंग है, तुर्की आक्रमण क्या था कि इसको भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि हमें वही चीज़ें याद रहती हैं जिनका हमारी लाइफ पे कोई ना कोई प्रभाव रहता है। हमें अपने जीवन की हर चीज़ याद नहीं रहती है। हमें वो बर्थडे याद होगा कि उस बर्थडे पे कोई ख़ास बात हुई होगी। तो वैसे ही इतिहास है, इतिहास की हर घटना महत्वपूर्ण नहीं होती है। हमेशा वो घटनाएं या वो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं जिनके कोई कारण महत्वपूर्ण रहे हों, या फिर उनका समाज पर प्रभाव पड़ा हो, चाहे वो आर्थिक रूप से पड़ा हो, सामाजिक रूप से पड़ा हो, राजनीतिक रूप से पड़ा हो, सांस्कृतिक रूप से पड़ा हो, धार्मिक रूप से पड़ा हो। तो जब प्रभाव रहते हैं तो वो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वैसे ही भारत जो ये तुर्की आक्रमण है, वो जो मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि तुर्की आक्रमण के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो कि एक नए शासन को इंगित करता है। मतलब एक नया शासन, जैसे कि मुस्लिम जो शासन है वो तुर्की आक्रमण के बाद ही भारत में स्थापित हो पाया, और उसने सिर्फ 1-2 साल शासन नहीं किया। यानी कि 1206 में इसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है, 1526 तक वो भारत में स्टेब्लिश है। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव था, और इससे सिर्फ राजनीतिक रूप से बदलाव नहीं हुआ, आप सामाजिक बदलाव भी देखेंगे, आप सांस्कृतिक बदलाव भी देखेंगे। एक इस्लाम धर्म, एक नया धर्म का समाज पर प्रभाव भी देखेंगे, लोग उससे जुड़े ये भी देखेंगे। तो किस तरीके से एक नए साम्राज्य की या नए शासन की नींव रखी जा रही है। तो वो इसलिए तुर्की आक्रमण हमें जानना ज़रूरी है कि तुर्की आक्रमण आखिर क्या था और कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, और यहाँ पे आखिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो कैसे पाई, क्योंकि ऑलरेडी भारत में राजा महाराजा थे, उनका शासन क्यों नहीं केंद्रीकृत हो पाया, किसी बाहर से व्यक्ति आके यहाँ पे शासन स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास फिलहाल स्टार्ट करते हैं, जो है प्रारंभिक तुर्की आक्रमण, यानी कि अर्ली टर्किश इन्वेजन। तो ये लिखा हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तुर्की आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस आक्रमण ने भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो राजनीतिक भी देखेंगे, हम आर्थिक भी देखेंगे, धार्मिक भी देखेंगे। तो परिवर्तन किए। इससे पहले भारत में जितने भी आक्रमण हुए, ऐसा नहीं है कि तुर्की आक्रमण पहली बार भारत में हुआ है। भारत में इससे पहले अरब आक्रमण हुआ, उससे भी पहले जब एंशिएंट इंडिया देखते हैं हम, तो शकों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का हुआ, हूणों का हुआ। लेकिन उन आक्रमण ने इतना अधिक प्रभाव नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसे कि मान लो हूण, कुषाण, ये लोग थे, ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। इन्होंने अपनी चीज़ें आके यहाँ स्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन बहुत हद तक नहीं कर पाए, और इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जो थी या भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो थी उसके साथ अपने आप को ढाल लिया। लेकिन तुर्की आक्रमण के बाद एक नई व्यवस्था ही आ रही है, सामाजिक व्यवस्था ही नहीं आ रही है, राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं मतलब नई तरीके से इस्टेब्लिश हो रही है, और सांस्कृतिक रूप से ही बदलाव हो रहे हैं। तो इसलिए तुर्की आक्रमण जो है बाकी सभी
आक्रमण से महत्वपूर्ण है। और ये हम लोगों को एज अ मिडिवल इंडिया, जैसे मध्यकालीन भारत का अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि आखिर हम जब मिडिवल इंडिया में एंट्री करेंगे, एंट्री जो है वो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना से ही है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले हमें एक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत में आखिर शासन कौन कर रहे हैं। सब तुर्क थे, वो तुर्क कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे। भारत में जन्म तो उनका हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं से आए थे। तो वहां से क्यों वो भारत आए, कोई तो रीजन होगा भारत आने का। ऐसे ही थोड़ा ना एक रात में उठे उनको सपना आया कि भारत चलना है, नहीं। तो वो सारी चीजें हमें थोड़ी बारीकी से देखनी है और इतिहास को रटना नहीं है, हमें इतिहास को समझने की कोशिश करनी है। उसको थोड़ा सा, सबसे बड़ी चीज ये नोट भी है और एक डिस्क्लेमर भी है कि जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही हूँ या मैं कोई भी चीज़ इस्लाम से रिलेटेड बता रही हूँ या कोई तुर्क से रिलेटेड बता रही हूँ, तो उनको हम आज की सामाजिक परिस्थितियों में रख के नहीं देख सकते हैं। मान लो मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ तो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, मान लीजिए उनका धर्म इस्लाम है तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो गलत बोल रही हैं भैया, तब 1206 की बात हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है और आज की स्थितियां बदल चुकी हैं। आज के इस्लाम से उस समय के इस्लाम को नहीं कंपेयर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो आज के समय का नहीं कर रहे हैं, हम भैया बहुत साल पुराना अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें उस समय जाना होगा, खुद के माइंडसेट को हमें वहां ले जाना होगा। तो थोड़ा भावुक होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आता है वो यही आता है कि आखिर तुर्क कौन थे। तो जब तुर्क कौन थे इसकी बात होती है तो तुर्क एक जनजाति थी और जो कहाँ रहती थी, मध्य एशिया में। तो तुर्क मध्य एशियाई जनजाति थी। अच्छा, जनजाति की एक विशेषता ये होती है कि जनजाति में समानता का भाव होता है। वहाँ पे जाति भेद, रंग भेद और ये ऊपर नीच, मतलब ये जो सामाजिक विभाजन जो होता है उच्चता नीचता के आधार पर, ये नहीं होता है। वहाँ पे समानता का भाव होता है, सभी लोग मिलकर रहते हैं जनजातियों में। तो ये जो तुर्क थे वो मध्य एशियाई जनजातीय थे और इनका सबसे बड़ी चीज थी कि क्षेत्रीय धर्म का पालन करते थे। क्षेत्रीय धर्म का पालन करने का मतलब था इनका कोई अपना धर्म नहीं था। ये जिस क्षेत्र में जाते थे, जहां जाते थे वहां के रंग में ढल जाते थे, अपना कुछ इनका नहीं था। तो इनका क्षेत्रीय धर्म का अनुपालन करते थे। अच्छा, तुर्क जो थे उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि घुड़सवारी होती है उसमें काफी दक्ष होते थे। क्यों होते थे दक्ष? क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय एक नई तकनीकी आ चुकी थी कि उस तकनीकी में क्या होता था कि घोड़े पे, मतलब जैसे रकाब होती है लोहे की, उसको घोड़े की पीठ पे जीन का प्रयोग, रकाब का प्रयोग होने लगा था, जिससे जब घुड़सवार जब बैठता है घोड़े पे तो वो थोड़ा टाइट तरीके से अपना तीरंदाजी करता है। तो तुर्क जो थे, एक तो वो तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे, दूसरा घुड़सवारी में बहुत अच्छे थे। और घुड़सवारी तीरंदाजी जब मिल जाती है तो युद्ध रणनीति इनकी काफी अच्छी हुआ करती थी। तो ये तुर्क की थोड़ी विशेषता थी जनजाति की। तो ये मध्य एशियाई जनजाति थी और क्षेत्रीय धर्म का अनुपालन करती थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि जो तुर्क, जैसे कि हम देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत में आ गए तुर्क इस्लाम, कि जब भी महमूद गजनवी की बात होती है तो कोई उसको बोलता है कि भैया वो मंदिरों को तोड़ा उसने, वो इस्लाम धर्म का प्रचारक था, ये था वो था। तो कहीं ना कहीं तुर्क इस्लाम से जुड़ रहा है। तो आखिर तुर्कों का इस्लाम से क्या संबंध था? क्या ये इस्लाम को मानते थे, नहीं मानते? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर तुर्कों का इस्लाम से क्या संबंध था। तो पर्टिकुलरली इनका इस्लाम से, जैसे कि कुछ जो तुर्क थे वो, ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम को ही मानते थे सारे तुर्क, नहीं, कुछ इस्लामी साम्राज्य पर आक्रमण भी करते थे। और इस्लामी साम्राज्य जो है वो तुर्कों से डरता भी था इस बात से कि वो अपने आप को रक्षा, मतलब करता भी था कि तुर्की आक्रमण से खुद की रक्षा कैसे की जाए। तो ये लोग समय समय पे इस्लामी साम्राज्य पे भी इन्होंने आक्रमण किए हैं। लेकिन परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ तुर्क जो है अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल करने लगे और फिर वो इस्लामी राज के अंतर्गत छोटे छोटे पदों पर नियुक्त होने लगे। तो जब वो छोटे छोटे पदों पर नियुक्त होने लगे और जब कुछ तुर्क उसमें से दास के रूप में सेवा करने लगे और दास के रूप में सेवा करते करते अपनी प्रतिभा के बल पर वे बड़े बड़े पदों पर पहुंचने लगे। जब बड़े बड़े पदों पर मिलने लगे उन्हें इस्लामी साम्राज्य में, तो वो धीरे धीरे कर क्या हुआ कि जो तुर्क थे उनका क्या होने लगा, इस्लामीकरण होने लगा, यानी कि वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने लगे। और यही एक कारण लगा कि
तुर्कों ने जो है इस्लाम के प्रसार में, यानी कि इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम को बढ़ावा देने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक तुर्क, यानी कि जो हम अब धीरे धीरे आ रहे हैं कि भारत पर आक्रमण कैसे हुआ और किसने किया। तो उसमें कुछ प्रारंभिक तुर्क हुए, जिसमें सुबुक्तगीन का नाम सबसे पहले आता है कि पहला तुर्की मुसलमान या पहला तुर्की कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो नाम आता है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन से पहले, सुबुक्तगीन डायरेक्ट नहीं, उससे भी पहले कोई था, वो भी किसी का संरक्षक था, किसी का दास था। किसका दास था, कैसे वो गजनी हुआ, तो प्रारंभिक तुर्कों की बात करेंगे कि आखिर प्रारंभिक तुर्कों में। तो प्रारंभिक तुर्क में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति आता है अलप्तगीन, जो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है अलप्तगीन। अलप्तगीन का भैया क्या सीन था कि ये खुरासान में एक गवर्नर था, सैनिक था, और ये पहले जो तुर्क होते थे वो किसी न किसी साम्राज्य में जाके कहीं सैनिक होते थे, कहीं महल की रक्षा कर रहे हैं, कहीं दास हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर ऊपर पहुंच गए। तो अलप्तगीन जो था वो सामानी साम्राज्य के अंतर्गत क्या था, एक तुर्क गुलाम था और खुरासान में एक सेनापति का काम करता था इसका। लेकिन जो सामानी साम्राज्य था मध्य एशिया में, उसका पतन हुआ, और जब उसका पतन हुआ तो ये अपने पतन के बाद ये अपने प्रतिभा के बल पर, यानी कि अपने आप में ये इतना बुद्धिमान था कि इसने ये गजनी में गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ। और गजनी में जब गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ तो वहां पे एक तरह से इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक नए राज्य की स्थापना कर ली, और उसकी राजधानी बनाई इसने गजनी। तो गजनी के पद पर नियुक्त होने के बाद इसने एक तरह से इसको गजनी इसने राजधानी बनाया, और ये गजनी में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ये बात कब की हो रही है, सन जो है वो 1962 की, यानी कि 1962 ईस्वी की। और एक तरीके से जो अलप्तगीन था, या अल्पतगीन भी बोलते हैं, अलप्तगीन भी बोलते हैं, जो भी इसका आप बोल सकें वो बोलिए। तो जो अल्पतगीन था उसको गजनी वंश का जन्मदाता भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं से गजनी वंश की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसको गजनी वंश का जन्मदाता भी कहा जाता है। अच्छा, तो ऐसा मतलब एक इतिहासकार हुए निजामुल उल मुल्क ताशी। उन्होंने अल्पतगीन के बारे में लिखा है कि इसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए 1700 गुलामों का चुनाव किया, और 1700 गुलामों में सुबुक्तगीन भी एक प्रमुख गुलाम था उसका। अब सुबुक्तगीन ही क्यों अलप्तगीन का उत्तराधिकारी बना, तो सब लोग जानते हैं भैया उसमें काफी हौसला था, बुद्धिमान था, और अपने कार्यों से उसने अलप्तगीन को प्रभावित भी कर रखा था। इसलिए सुबुक्तगीन जो है वो अगला उत्तराधिकारी बना अलप्तगीन का। तो जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सुबुक्तगीन गजनी के शासक के रूप में आता है, और वहां पे जो दावा कर रहा होता है शासक का, अबू बकर लायक को निकाल देता है और स्वतंत्र शासक खुद को घोषित कर लेता है। और कब करता है ये, 977 ईस्वी में। ये बात हो गई हमारी सुबुक्तगीन की, ठीक है। अब सुबुक्तगीन क्या करता है कि जब शक्ति ग्रहण कर लेता है, गजनी में शासक बन जाता है, शासक बनने के बाद अब वो थोड़ा सा भारत की ओर देखता है, और भारत की उत्तर पश्चिम सीमा जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, लाहौर, जो ये वाली सीमा है, ये शुरू से खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, ये सब हम जाने होंगे, मतलब आप लोग भी इन सब चीज़ों से परिचित होंगे, नाम सुना ही होगा। तो भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा पे खैबर दर्रा से आसपास पेशावर का जो क्षेत्र था, वहां पे जो सुबुक्तगीन है अपना पहला आक्रमण करता है। और सुबुक्तगीन का पहला जो आक्रमण रहता है वो रहता है हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और कब रहता है, 986 ईस्वी में। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की कौन हुआ, तो वो नाम जाता है, जब फैक्ट की बात करते हैं हम, सुबुक्तगीन का। तो पहला जो आक्रमण रहा वो सुबुक्तगीन के द्वारा रहा। कहाँ पे रहा, पेशावर में जो हिंदू शाही शासक थे जयपाल, उनके विरुद्ध, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और जयपाल को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और संधि भी हुई। और अपनी मृत्यु से पहले तक सुबुक्तगीन ने अपने राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत की पश्चिम सीमा के जितने भी राज्य थे, पश्चिमोत्तर सीमा, तो उनको सबको अपने मतलब उसमें राज्य में मिला लिया था। किसने, सुबुक्तगीन ने। अब बात करते हैं हम कि
अपने पुत्र महमूद के लिए, मतलब पहले से ही उसने खुरासान, जैसे अलप्तगीन ही उसका संरक्षक था, तो अलप्तगीन से पहले ही उसने महमूद, किसका पुत्र हुआ, सुबुक्तगीन का हुआ महमूद गजनवी, जिसको हम जानते हैं भारत में 17 आक्रमण किए उसने। तो उसने पहले ही सुबुक्तगीन से महमूद के लिए खुरासान में, अपने पुत्र महमूद के लिए खुरासान के राज्यपाल का पद ले लिया था, अर्जित किया था कि भाई मेरा पुत्र, उसको वहां का राज्यपाल बना दिया था। और उसका काफी फेवरेट भी था अलप्तगीन का सुबुक्तगीन, तो उसको ये पद मिल भी गया। और सुबुक्तगीन की बाद में 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई 1997 ईस्वी में। और मृत्यु होने के बाद उसका जो बड़ा पुत्र था अब्दुल कासिम महमूद, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि महमूद गजनवी का पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल कासिम महमूद जो है वो 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गजनी में सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी कि सिंहासन पे बैठा। तो सुबुक्तगीन का जो उत्तराधिकारी हुआ वो महमूद हुआ। अब मेन कहानी शुरू होती है महमूद गजनवी। इससे ही भारत के सारे आक्रमण शुरू होते हैं और इसने ही भारत में आक्रमण किए। और एक तरीके से जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग जो था वो साफ किया, वो महमूद गजनवी ने ही किया। क्योंकि इस आक्रमण के बाद भारत में जो पश्चिम सीमा है, उत्तर पश्चिम सीमा है, वहाँ पे काफी आक्रमण फिर हुए, लोग आए, वहाँ बस गए, लाहौर पंजाब में तुर्क बस गए। तो एक तरीके से देख सकते हैं तो महमूद गजनवी को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो महमूद गजनवी अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना, कोई बड़ी बात नहीं है, भैया बनना ही था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी पहला शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसको ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लाम में यह पहला सुल्तान बना, इस्लाम का यह प्रथम सुल्तान भी माना जाता है। और इससे पहले किसी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये थोड़ा सुल्तान, खलीफा और खलीफा से पहले पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर जो थे, उनके बारे में हम इस्लाम धर्म से रिलेटेड एक क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो स्पेशल क्लास रहेगी, जिससे कि आप थोड़ा सा इस्लाम को जान पाएं, तो दिल्ली सल्तनत में बहुत अच्छे से उसके प्रशासन को, उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज अभी हम सिलेबस पे ही बात करते हैं। तो ये पहला सुल्तान रहा, शासक बना जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और सुल्तान की उपाधि इसने धारण कब की, तो एक तारीख मौजूदा एक स्रोत है ऐतिहासिक, जिसके अंतर्गत सीस्तान का राजा था खलफ बिन अहमद, जिसको हराने के बाद, मतलब उसको हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की जो है पदवी ग्रहण की। और महमूद ने खलीफा जब सिंहासन मिल गया, महमूद शासक बन गया, तो खलीफा क्या था, एक तरीके से प्रतिनिधि था खुदा का। और अब इस्लामी साम्राज्य ही उस समय मध्य एशिया में था, तो एक तरीके से अपने आप को वैधता दिलाने के लिए जो भी शासक होता था उसको खलीफा के पास एक प्रार्थना पत्र भेजना होता था, प्रार्थना पत्र देना होता है। जब तक खलीफा उसको वैधता नहीं देगा तब तक लोग उसको नहीं मानेंगे। तो खलीफा से अपने आप को वैधता दिलवाना, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत जरूरी था। तो महमूद ने भी, खलीफा कादिर थे उस समय, खलीफा कादिर के पास प्रार्थना पत्र भेजा और उसके द्वारा स्थापित जो नए राज्य थे उनको विधि द्वारा प्रतिष्ठा मिले और उनके अधिकार न्यायोचित माने जाएं, इसलिए प्रार्थना पत्र भेजा कि जो भी नया स्थापित राज्य मैंने किया है, एक राज्य की स्थापना की है, उसको कानून, जैसे आज कानून के द्वारा किसी चीज को वैध कर दिया जाता है कि ये कानूनी रूप से अब लागू हो गया, अब इसके कुछ नहीं हो सकता। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है उस पर लोग क्यों खुश होते हैं, भैया अब कानूनी रूप से कोई चीज लागू हो चुकी है। तो वैसे ही उस समय खलीफा का कार्य था कि वो किसी भी शासक को एक तरीके से कानूनी रूप से वैध कर देता था। तो उसने प्रार्थना पत्र भेजा कि भैया मेरे राज्य को विधि द्वारा प्रतिष्ठा मिले और उनके जो भी अधिकार हैं उनको न्यायोचित माना जाए, यानी कि न्याय के अंतर्गत माना जाए। तो खलीफा कादिर ने इसे नियुक्ति पत्र द्वारा राज्य सत्ता का अधिकारी बनाया। और उसी समय इसको दो उपाधि भी मिली, एक यामुनुद्दौला और दूसरी उपाधि थी अमीन उल मिल्लत। ये दोनों उपाधि इसको उसी समय मिली थी। और जो यामुनुद्दौला का मतलब होता है वो है साम्राज्य का दाहिना हाथ, यानी कि राइट हैंड। कोई भी काम को करने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों की जरूरत होती है। तो एक तरीके से कितनी बड़ी बात है कि इसको साम्राज्य का दाहिना हाथ बोला गया पूरे। तो यामुनुद्दौला की उपाधि मिली और अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक भी कहा गया। ये दोनों उपाधि से इसे नवाजा गया। और महमूद ने भी
उसी समय खलीफा के लिए एक आदेश दिया कि हमारे समस्त राज्य में जितने भी खुतबा खुतबा पढ़े जाएंगे उसमें खलीफा का नाम मेंशन होगा। तो खुतबा जब भी पढ़ा जाएगा तो उसमें खलीफा का नाम मेंशन होगा। तो ये बात महमूद ने भी उस समय घोषित की। इस प्रकार खलीफा का जो प्रभाव था वो काफी था, ये बात इस बात को इंगित करती है। और ये बना भी रहा प्रतीक रूप में कम से कम 1258 ईस्वी तक इसको ये बना रहा। इसको हलाकू खान ने आके समाप्त किया।